रिसर्च क्लासेस की सेकंड वीडियो में मैं डॉक्टर दिव्या पारशर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो रेगुलेशन 2016 के ऊपर बनाई थी वो आरटीसी प्रोसेस तक बनाकर छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अभी आपको यूजीसी 2016 के अंतर्गत जो 2 अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2016 का पहला अमेंडमेंट क्या है। ये जो अमेंडमेंट था 27 अगस्त 2018 को अधिसूचित हुआ था। क्या कहता है अधिनियम? मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं तो उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। आपको याद होगा, पहला पेपर होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का और दूसरा पेपर जो आपका होता है वो होता है कंसर्न सब्जेक्ट का। कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स जैसे कोई बच्चा ज्योग्राफी का है, इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच का है या फिर आर्ट्स एंड सोशल साइंस की किसी ब्रांच का है, तो वो आपके 2 पेपर आपको होंगे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, और उन दोनों पेपर में आपको 50-50% मार्क्स लेकर आना होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो मेरिट बनती है खैर उसका मामला कुछ और है, लेकिन जो अर्हता है वो 50-50% का रहता है। यानी कि आपको दोनों पेपर में 50-50% अंक लेकर आना होता है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो इसी के कंसर्न में हुआ है। ये अमेंडमेंट ये कहता है, इसका सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लीजिए 5.4.1, यानी कि ये अमेंडमेंट जब भी होता है तो ये जुड़ जाता है। जो पूरा हमारा गजट होता है उसमें ये पॉइंट एक अपेंडिक्स नंबर के भांति जुड़ जाता है। तो ये क्या कहता है ये अमेंडमेंट? ये अमेंडमेंट ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जनों के लिए ये अंक 50-50 न होकर इन्हें 5% की छूट दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में भी कई सारे ऐसे केसेस आए जो रिजर्व कैटेगरी के थे बच्चे और उनके 49% आए, तो हम उनको ले सकते हैं कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है बहुत ही अच्छा है। 27 अगस्त 2018 को आया है। ये कहता है कि 50% अंक की जगह आपको 5% अंक की छूट दी जाएगी। फिर से बता देती हूँ, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, यदि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कोई जो कॉलेज जहां पर आपका एग्जाम हो रहा है, कंसर्न डिपार्टमेंट ये बोलता है कि नहीं आपका 50% अंक नहीं है तो आप अहर नहीं है, तो आप बेशक उसे फर्स्ट अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बता सकते हैं, उसको कंसीडर करा सकते हैं कि नहीं जो अमेंडमेंट आया उसके लिए हमें अनुसूचित जाति के अलग से सीट्स रखी गई हैं और हम क्वालिफाइड हैं। यानी कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 45 से 50 के बीच यदि वो अंक लेकर आते हैं तो वो नेचुरल है, वो एलिजिबल कहलाएंगे। अब इसमें दूसरी चीज एक और है कि यदि बशर्ते आगे की यदि उपयुक्त छूट के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित यानी कि ये सीट्स खाली रहती हैं, तब क्या? यानी कि जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो सीट्स नहीं भर पाते, आपकी सीट्स खाली रह जाती है विश्वविद्यालय में। उस कंडीशन में विश्वविद्यालय क्या करेगा? उस कंडीशन में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के 1 माह बाद अपनी शर्तों पे दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकालेगा और उसमें पूरा ब्यौरा देगा कि कितनी सीट्स खाली रह गई हैं, और ये जो है वो वीसी पावर या वो अपनी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो आपके लिए वैल्यूएबल चीज है वो यही है कि यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 50% की जगह 45% से 50% तक आप एलिजिबल हैं और दोनों पेपर में आपके इतने अंक आने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड अमेंडमेंट की। इसका मतलब यह है कि यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन 2016 की जब गजट आया, यानी कि जब ये अधिसूचना आई, तो इसमें 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा अमेंडमेंट है जो 16 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित हुआ। ये अमेंडमेंट थोड़ा सा समझने वाला है और बहुत कई बच्चों को बहुत क्रिटिकल भी लगता है, आप उसको ध्यान से समझिए। एंट्रेंस एग्जाम जब हो जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि मैडम अब आगे की प्रोसेस क्या हम कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हो गए, क्या हमारा आरडीसी होगा या हमें 6 मंथ की रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी, हम थीसिस लिखना चालू कर दें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपका एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं डीआरसी, विभागीय शोध समिति, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। ये डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी जो होती है आपका एक साक्षात्कार लेती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे डर जाते हैं कि ये साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा, हमें तो रिसर्च की कोई नॉलेज ही नहीं है। आपकी नॉलेज नहीं है
यही परखने के लिए रिसर्च डिग्री कमेटी बैठी है। वो बोर्ड यही समझने के लिए बैठा है कि क्या आप में रिसर्च स्किल है या नहीं है। हम किसी अनभिज्ञ इंसान को पीएचडी नहीं करा सकते, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमें एक अच्छा स्कॉलर मिले और उसका जो रिसर्च है यूनिवर्सिटी स्केल पर बहुत ज्यादा अच्छा हो, ताकि यूनिवर्सिटी का रिसर्च आगे जा सके। तो ये जो अमेंडमेंट है ये क्यों आया, देखिए अब मैं बात करती हूं आपकी प्रवेश प्रक्रिया की। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना भी परसेंट लाते हैं उसका 70%, और उसके बाद आपका होगा एक साक्षात्कार इंटरव्यू, नॉट वाइवा। वाइवा को मत लीजिए, इसमें इंटरव्यू होगा, एक साक्षात्कार होगा। वो साक्षात्कार जो होगा वो 4 भाग यानी कि 4 तर्जों पे विभाजित होगा। उसको मैं बताती हूँ वो किन तर्जों पर विभाजित होगा। वो जो कमेटी होगी वो सबसे पहले आपका एक रिसर्च प्लान देखेगी, जिसको हम असाइनमेंट बोल सकते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बता चुकी हूं कि ये रिसर्च प्लान होता है, इसका सिनॉप्सिस से कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ असाइनमेंट होता है। इसके बाद रिसर्च पोटेंशियल यानी कि एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड कितना है रिसर्च करने के लिए, है या नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आप में एक चपलता तो है ना, क्योंकि मान लीजिए आप क्वेश्चन आयर बनाने के लिए या फील्ड सर्वे के लिए जा रहे हैं और आपने सैंपलिंग के लिए 10 घर चुने। आप वहां जाकर एक बहुत ढीले तरीके से या अनुशासनहीनता से बोल रहे हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो आपको कोई डेटा नहीं देगा। एक चपलता होती है, एक पर्सनालिटी होती है, जिससे आपको डेटा कलेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी डिपार्टमेंट में आप डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, या तमाम ऐसे सॉइल्स के डेटा लेने जा रहे हैं आप, क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड में ज्योग्राफी की, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूं। तो आपकी पर्सनालिटी हो कि आपको देखते ही वो आपको पूछे कि आप किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी या किस गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस रिसर्च का आगे जाके क्या बेनिफिट होगा। तो आपका जो रिसर्च बोर्ड होगा वो आपको ये देता है कि क्या आपने कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आप डेटा कलेक्शन कर पाएंगे। अगला है सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द रिसर्च। क्या आपको सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है या कोई एजुकेशन का, तो थोड़ी बहुत तो आप में नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो आपको जब आप पीएचडी करेंगे तब आपको पीएचडी में रहते रहते नई नई चीजों का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल पे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए ये तो पार्ट हो गया कि आपको इंटरव्यू में किस तर्ज पर मार्क्स दिए जाएंगे। पहला है रिसर्च प्लान, दूसरा है रिसर्च पोटेंशियल या आपका एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द रिसर्च। यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू बोर्ड आपका ये चारों क्राइटेरिया देखेगा और इस चारों क्राइटेरिया को वो 100 अंक में डिवाइड कर देगा, यानी कि 25-25 अंक में कर दिए डिवाइड। आपके इंटरव्यू बोर्ड में वो आपको 100 में से ये मार्क्स देगा। जितने मार्क्स आपको मिले उसका 30%, एंट्रेंस एग्जाम का 70%। क्लियर, यही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में ये नहीं है कि आपको, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 100% में से मान लीजिए 70% या 85% लिया है, और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो किसी कारणवश एंट्रेंस एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनका नहीं हुआ। तो इसलिए ये अमेंडमेंट आया कि आप एंट्रेंस एग्जाम में जितना भी काम करें, जितना भी अच्छा एग्जाम जाए, लेकिन उसका 70% ही लिया जाएगा, और 30% जो होगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जो आपको साक्षात्कार बोर्ड देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का 70% और साक्षात्कार के द्वारा आप जितने भी अंक लाते हैं उसका 30% मिला के आप एंट्रेंस क्वालिफाई कहलाएंगे। दूसरी एक मेरी महत्वपूर्ण बात है कि आप एक बात दिमाग में रख लें, मैं बार बार आपको बोल रही हूं, कई बार मेरे साथ अभी भी शिकायतें आ रही हैं बहुत समझाने के बाद भी, कि रिसर्च प्रपोजल को रिसर्च सिनॉप्सिस बोलते हैं और रिसर्च प्लान एक बहुत अलग चीज होती है, जिसको हम एक असाइनमेंट बोल सकते हैं। यानी कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे तो अपना असाइनमेंट पेश करेंगे कि हम इस पर काम कर सकते हैं, दैट्स इट। और इसमें किसी सुपरवाइजर की, किसी मार्गदर्शक की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, आप स्वयं लिखेंगे। जब आप 70% और 30% के द्वारा एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो आपका फाइनल किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश कहलाएगा। फिर आप कोर्स वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड अमेंडमेंट। तो यदि इसके मैंने आज आपको फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट के बारे में बता दिया। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो
आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट बताना भूल गई हूं, या आपकी कोई क्वेरी हो जो मैंने अभी तक नहीं बताई हो। या ऐसा करते हैं, कई बच्चे ये कहते हैं कि मैडम जो फर्स्ट अमेंडमेंट सेकेंड अमेंडमेंट है वो हमारे पास नहीं है, कहां मिलेगा? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें फर्स्ट और सेकेंड अमेंडमेंट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूं, आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी आरडीसी के बाद की प्रोसेस क्या है और मार्गदर्शक का चुनाव और सह मार्गदर्शक का चुनाव हम कैसे करेंगे। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद।